Good morning. Today is 29th of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के एक मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगा कि 2008 के एक इलेक्शन में जो खर्चा इन्होंने पेड न्यूज पे किया था वो डिटेल्स इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने एक्सपेंसेस में दर्ज नहीं करवाई। तो इसी के आरोप में इलेक्शन कमीशन ने इनको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से कि आखिरकार पेड न्यूज होती क्या है और कौन से इश्यूज रिलेटेड हैं पेड न्यूज से। नीचे का जो आर्टिकल है, यूरोपियन कमीशन ने गूगल कंपनी पर 2.4 बिलियन यूरो का फाइन लगाया है। इतना भारी भरकम फाइन क्यों लगाया गया, थोड़ा बहुत डिटेल्स इस इशू पे हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, आज फिर से इंडिया और यूएस के बीच का आर्टिकल है। पिछले 10 दिनों में ऑलमोस्ट 7 से 8 आर्टिकल हमने इंडिया और यूएस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो बस पॉइंट्स इननमरेट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं इंडिया और यूएस के बीच में हाल फिलहाल में रिसेंट में, जिन पे काफी चर्चा हुई है। नीचे का जो आर्टिकल्स है, डिसेबल्स यानी डिफरेंटली एबल्ड से रिलेटेड है। जीएसटी आने के बाद में जो इक्विपमेंट्स डिफरेंटली एबल्ड यूज करते हैं उन पे भी टैक्स बढ़ जाएगा और राइटर इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है वो आर्यंस की जो माइग्रेशन थ्योरी है उसके बारे में है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेसिक्स जानने के कि आखिरकार आर्यंस की जो माइग्रेशन थ्योरी है वो है क्या, और इस आर्टिकल का एसेंस हम जानने की कोशिश करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, यहाँ पे रैनसमवेयर से रिलेटेड आर्टिकल है। रैनसमवेयर का अटैक हुआ था 1 महीने पहले। वो रैनसमवेयर का वानाक्राई अटैक था, फिर से एक अटैक हुआ है, तो उसकी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। इसके अलावा एक बिजनेस स्टैंडर्ड का और एक दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेड न्यूज से रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे। मैं आपसे पूछता हूं कि पेड न्यूज आखिरकार होती क्या है। पेड न्यूज देखिए, एक तरह का प्रोपगेंडा होता है न्यूज की आड़ में। न्यूज़पेपर में कोई न्यूज छपेगी लेकिन वो न्यूज नहीं होगी, वो एडिटर ने पैसे लेके वो न्यूज प्रिंट करी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो पॉलिटिशियन हो सकता है या बिजनेसमैन हो सकता है, उसकी पक्ष की वो न्यूज है और उसकी फेवर की वो न्यूज है। प्रोपगेंडा फैलाने के लिए इस तरह की चीज का यूज किया जाता है, वो न्यूज पेड न्यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन या पार्टी से जोड़ के इस चीज को मत देखिएगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। 2013 में बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, आपको याद होगा। तो उसके बाद में उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो मोदी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने विजिट की उत्तराखंड में और एक न्यूज छपी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में। न्यूज क्या थी, नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में विजिट करने के बाद में 15,000 गुजरातियों को बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया है और गुजरात वापस ले आए हैं। इस तरह की न्यूज छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में। इस न्यूज पर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। क्यों? क्योंकि देखिए पता लग रहा है साफ साफ न्यूज गलत थी, क्योंकि इतने तो आर्मी भी इतनी संख्या में उस समय जो पर्सन्स थे उनको रेस्क्यू नहीं कर पाई थी, और ऐसे कैसे गुजरात के लोगों को अलग किया जा सकता है देश के बाकी लोगों से, और ये सारी जो चीजें थी वो तो आपको पता लगी गया होगा कि न्यूज गलत थी। तो बाद में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, आखिरकार ऐसी न्यूज छपी किसने, किसने छापी है न्यूज, प्रोपगेंडा की तरह ये न्यूज थी। तो इस तरह की न्यूज होती है पेड न्यूज। हालांकि वो इलेक्शन टाइम नहीं था, लेकिन पेड न्यूज का मतलब कोई भी हो सकता है, सिर्फ इलेक्शन टाइम के दौरान नहीं प्रिंट होती पेड न्यूज। पेड न्यूज तो बिजनेसमैन के पक्ष में भी जारी होती है, जैसे अभी साइरस मिस्त्री और या फिर जो रतन टाटा की जो लड़ाई चली थी व्हाट्सएप को लेकर, टीसीएस से ये जो टाटा ग्रुप से निकाला गया था साइरस मिस्त्री को, उस समय भी काफी न्यूज प्लांट करवाई गई थी। तो इस तरह से पेड न्यूज का पूरा कंसेप्ट होता है कि न्यूज की आड़ में जो प्रोपगेंडा फैलाने के लिए न्यूज का यूज होता है उसको कहते हैं पेड न्यूज। लेकिन पेड न्यूज अभी भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है, इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आप चेंज कीजिए और इसे जो ये पेड न्यूज का जो क्राइम है इसको आप इलेक्टोरल ऑफेंस बनाइए। तो फिर आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिरकार ये इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश के मंत्री को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया। क्योंकि उनको तो इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी। चुनाव के दौरान में जो एक्सपेंसेस जो खर्चे किए वो उन्होंने कम करके बताए हैं, इस आरोप में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर ये आरोप सिद्ध होता, अभी तक मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में ये जो पेड न्यूज है वो इलेक्टोरल ऑफेंस होता तो और ज्यादा कड़ी सजा इनको हो सकती थी। ये ऐसा मामला नहीं है जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री का है। उससे पहले भी 2011 में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही कदम उठाया था, जब उत्तर प्रदेश के एक एमएलए जिनका नाम है उमलेश यादव, इनको डिस्क्वालीफाई किया था इसी ग्राउंड्स पर कि इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स इलेक्शन एक्सपेंसेस प्रॉपर ढंग से नहीं दर्ज करवाए इलेक्शन कमीशन के पास में।
अब नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने अपने बचाव में काफी कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, राइवल्स की करतूत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपकी दतिया कंस्टिट्यूएंसी में काफी तरह की ऐसी न्यूज प्रकाशित हुई जिसमें आपका नाम भी था और सिंबल भी था, फिर किस तरह से हम इस बात को नहीं मानते कि आपको इस सभी चीजों के बारे में पता नहीं था, कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए। तो कौन कौन से इश्यूज जुड़े हैं पेड न्यूज से? सबसे पहले तो देखिए 2008 का ये मामला है, 2008 का मामला है और आज कितने साल हो गए, 9 ईयर्स हो गए आज। तो उसके बाद में अगला चुनाव हो गया, 9 के बाद में, तो 8 के बाद में तो देखिए 2013 में अगला चुनाव भी हो गया था। तो उसके 9 साल के बाद में रिजल्ट आ रहा है इस पूरी चीज़ का, जो गलती की थी नरोत्तम मिश्रा ने। तो अपने आप में ये काफ़ी ग्रेव इनजस्टिस है कि 9 साल बाद इस तरह की मुकदमे का रिजल्ट आता है, या फिर जो पिटीशन फाइल की गई थी इलेक्शन कमीशन के पास में उसका रिजल्ट आता है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि पेड न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जल्द से जल्द उनका समाधान हो, ऐसा नहीं कि अगले इलेक्शन में जाके उसका समाधान निकले। मीडिया एथिक्स की बात यहाँ पे उठती है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जो पैसे के लिए, जो मीडिया जिसे काफ़ी एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकती है, अपना जो प्रोफेशन है उसका नाम खराब कर रहे हैं। इस तरह का रिजल्ट आना एक अच्छा प्रेसिडेंट है, तो एक अच्छा सिग्नल देगा उन एडिटर्स, जर्नलिस्ट को भी और कैंडिडेट्स को भी। अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस में संलिप्त होते हैं तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, पीछे नहीं हटेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर भी एक्शन के बावजूद, क्योंकि एक्शन तो देखिए 2011 में भी लिया गया था, लेकिन फिर भी पेड प्रैक्टिसेस जो है, पेड न्यूज़ की जो प्रैक्टिसेस हैं आज भी जारी हैं। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि गवर्नमेंट को कुछ और भी कदम उठाने पड़ेंगे पेड न्यूज़ के मैनेज को कंट्रोल करने के लिए। ये डेंजर टू डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जो होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यही है कि सारे जो वोटर्स हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपना राय बना सके किसी कैंडिडेट के प्रति, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, ताकि फेयर इलेक्शंस हों और किसी भी पार्टी जो सत्ता में चुनी जाती है उसको चुन सके वोटर्स बिना किसी इन्फ्लुएंस के। लेकिन इस प्रकार से जनता प्रोपेगेंडा समझ के, प्रोपेगेंडा पढ़ के अगर वोट देती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी राय है बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह जाती। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, कई तरह के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले बेसिक्स की पेड न्यूज़ है क्या? पेड न्यूज़ आप बता सकते हो कि जब न्यूज़ की आड़ में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो उस चीज़ को पेड न्यूज़ कहते हैं। कैसे ये हार्मफुल है रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी के लिए? तो वही चीज़ बताओगे आप। रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में लोग मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के, जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी। क्या किया जा सकता है पेड न्यूज़ की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए? तो बेसिक्स में आप बताओगे कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसमें पेड न्यूज़ को इलेक्टोरल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और ज़्यादा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो एसोसिएशन है जर्नलिस्ट की, एडिटर्स की, उनको भी और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी जागरूक बनाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो पेड न्यूज़ से रिलेटेड कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये यूटिलिटी थी जो हमने अभी डिस्कस करी। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं गूगल और यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन कमीशन ने 2.4 बिलियन यूरो का फाइन लगाया गूगल के ऊपर में। क्यों ये फाइन लगाया गया? गूगल एक सर्च इंजन है, आपको पता है, कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं तो गूगल कई सारे रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है हमारे सामने। लेकिन इसके अलावा गूगल के अपने भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के अपने टेबलेट्स हैं, गूगल के अपने काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। तो गूगल ने क्या किया, अपने एल्गोरिथम को अपनी तरफ झुका दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे निष्पक्ष नहीं रहा, इंडिपेंडेंट गूगल का सर्च इंजन नहीं रहा। जब गूगल में मान लीजिए हम मोबाइल सर्च मार रहे हैं, टेबलेट सर्च मार रहे हैं, तो गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च इंजन में ऊपर दिखते हैं और बाकी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन के या फिर दूसरी कंपनीज के, कंपटीटर कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी पीछे दिखते हैं। तो गूगल्स ने अपने एल्गोरिथम्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से ये फेयर कंपटीशन के खिलाफ में है। गूगल ने अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए यह भारी भरकम फाइन लगाया गया गूगल के खिलाफ यूरोपियन कमीशन ने। अब गूगल को कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर में आप ये फाइन दीजिए और आप अपील भी कर सकते हो। अब देखिए जो टर्नओवर है गूगल का, जो इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, 55 बिलियन का इनका टर्नओवर रहा 2016 तक, 2016 में। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये निकलता है कि जो फाइन लगाया गया है यूरोपियन यूनियन, इस फाइन से ऐसा तो नहीं होगा कि गूगल को कोई बहुत ज़्यादा, अल्फाबेट को कोई बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, लेकिन देखना यह है कि किस प्रकार से गूगल के वास्तव में ये फाइन देगा या नहीं देगा। क्योंकि पहले भी यूरोपियन कमीशन ने 2 कंपनीज पे, यूएस की जो 2 बड़ी कंपनीज हैं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन पे फाइन लगाया था। लेकिन अब बात यह है कि उस समय तो ओबामा थे, ओबामा ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के खिलाफ में कि यूएसए की कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को तंग किया जा रहा है। लेकिन अब ट्रंप हैं, ट्रंप वैसे तो काफ़ी आवाज़ उठाते, लेकिन जो ये बड़ी कंपनीज है ना, इन्होंने ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लिया था इलेक्शंस में।
तो अब ये भी कमी उम्मीद है कि ट्रंप भी भरपूर आवाज़ उठाएंगे जो यूरोपियन कमीशन ने इन पे फाइन लगाया है उसके खिलाफ में, क्योंकि इलेक्शन में इन्होंने ट्रंप के खिलाफ में काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और एप्पल ने। कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं? देखिए, जो गूगल ने किया उसमें काफ़ी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एक तो सबसे पहले, अगर गूगल के प्रोडक्ट्स को सबसे ऊपर जगह मिल रही है गूगल के सर्च इंजन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स को फेयर चॉइसेस नहीं मिल रही हैं। ज़्यादा क्लिक्स होंगे, अगर गूगल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ऊपर दिखेंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स वो खरीदेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यानी फेयर चॉइसेस नहीं मिल रही हैं कस्टमर्स को। अनफेयर डिसएडवांटेज है कंपटीटर्स को। जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि अमेजोन या फिर दूसरे सैमसंग के जो टैबलेट्स जो बेचते हैं, उनको एक प्रकार से काफ़ी डिसएडवांटेज है। उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होने के बावजूद, मान लीजिए अच्छे तो अब बुरे जो हैं उसका फैसला तो कस्टमर्स करेंगे, लेकिन अनफेयर रूप से उनके प्रोडक्ट्स को नीचे नीचे दिखाया जाता है, काफ़ी पीछे दिखाया जाता है, तो कई बार तो कस्टमर्स हैं वो देख भी नहीं पाते। और तीसरी जो बात है, ये जो चीज़ है फेयर कंपटीशन के खिलाफ में है, फेयर बिजनेस के खिलाफ में है, और यूरोपियन यूनियन काफ़ी सीरियस है इन चीज़ों के संदर्भ में। चौथी जो बात वही कि यूएस की बड़ी कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है। तो 4 इश्यूज हैं मेनली। वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं? वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके बीच में और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में फॉल्ट लाइन्स हैं, वो लगातार नई फॉर्म लेते जा रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, रिलेशनशिप चेंज होती जा रही है सरकार के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, और जो टेक्नोलॉजी है एक बड़ा रोल निभा रही है इस पूरी चीज़ के अंदर में। तो फॉल्ट लाइन्स जो हैं, यानी बड़े इश्यूज आ रहे हैं, नए इश्यूज आ रहे हैं कंपनीज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद में यही है कि टेक्नोलॉजी तो देखिए बदलती ही रहती है, आज कुछ है कल कुछ और होगी, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं, कस्टमर के वेलफेयर की जो वैल्यूज़ हैं, या फिर कंपटीशन की जो वैल्यूज़ हैं, या फिर चॉइसेस की जो वैल्यूज़ हैं, वो सेम रहती है। वो कल भी यही थी और आज भी यही है और आगे भी यही रहेगी। यानी टेक्नोलॉजिकल जो बड़ी कंपनीज जो हैं इन वैल्यूज़ को डिग्रेड नहीं कर सकती। ये पूरा आर्टिकल था। इंडिया और यूएस के बीच में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ पॉइंट्स से हैं, बस पॉइंट आप देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे और आप भूलोगे नहीं इन चीज़ को। देखिए, मुलाकात हुई थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। तो किन किन जॉइंट स्टेटमेंट में किन किन मुद्दों को जगह मिली? अमेरिका ने वादा किया वो साथ देंगे यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, एनएसजी में मेंबरशिप दिलाने में। H1 वीज़ा पे कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका और भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने जो आतंकवाद की दुकान चल रही है उसको बंद करे। चाइना के मुद्दे पर जॉइंट स्टेटमेंट में जगह दी गई कि चाइना इस तरह से जो वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे देशों की सोवरेनिटी को हर्ट नहीं कर सकता। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आइए इस पूरी चीज़ पे, कहाँ से फिनेंस आ रहा है उस पर भी आप क्लैरिफाई कीजिए। अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया, नॉर्थ कोरिया, इन मुद्दों को भी जगह मिली हमारी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में। लेकिन बात यह कि देखिए, अफगानिस्तान पे इंडिया ने कह तो दिया कि हम यूएस का साथ देंगे, कंसल्ट करेंगे। कल को यूएस अगर कहेगा कि आप अपनी आर्मी भेज दीजिए अफगानिस्तान के अंदर में, लेकिन इंडिया आर्मी नहीं भेज पाएगा अपनी। इवन वेस्ट एशिया के मुद्दे पर कल को अगर अमेरिका कहता है इंडिया को कि आप स्टैंड लीजिए, अमेरिका का स्टैंड तो आपको पता है ईरान के खिलाफ में है, सऊदी अरेबिया के साथ में है, लेकिन इंडिया इस तरह से पूरे खुले आम से स्टैंड नहीं ले सकता ईरान के खिलाफ में। इंडिया के जो रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ में अच्छे हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ में जो सैंक्शंस लगाए थे यूएस ने, उन सैंक्शंस को भारत ने भी माना, और इस तरह से ये सारे मुद्दे थे। क्लाइमेट चेंज पे पीछे हट गया यूएस और इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई मुलाकात में, और जॉइंट स्टेटमेंट में भी जगह नहीं मिली। ट्रेड डेफिसिट के मुद्दे पर, आईपीआर, इन सब मुद्दों पे अमेरिका ने इन सभी वर्ड्स को शामिल किया। कहीं ना कहीं वो भारत को चिता रहा था कि बिजनेस प्रैक्टिसेस भारत को ठीक करने की आवश्यकता है। रेडिकल टेररिज्म के मुद्दे पर भी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, और जॉइंट स्टेटमेंट में जगह भी मिली कि मिलके रेडिकल जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। मेक इन इंडिया वर्सेस में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दोनों कैंपेन्स के बीच में काफ़ी टकराव है। डिफेंस डील्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, और अमेरिका हमको ड्रोन भी अभी बेच रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो वेस्टिंग हाउस कंपनी बना रही है उस पर भी चर्चा हुई। जो प्रोजेक्ट स्टाल हो गया था, वेस्टिंग हाउस जो कंपनी है बैंकक्रप्ट हो गई थी, कैसे इस प्रोजेक्ट को, जो वेस्टिंग हाउस कंपनी को 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में बनाने हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ भी नया नहीं है। जीएसटी एंड डिसेबल्स। जीएसटी 1 जुलाई यानी परसों से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जीएसटी में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, और आजकल काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जीएसटी के मुद्दे पर। डिसेबल्स पे, डिफरेंटली एबल्स पे क्या असर पड़ेगा जीएसटी का, उस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है ये आर्टिकल। ये कहते हैं जीएसटी में जो इक्विपमेंट्स हैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं। ब्रेल टाइपराइटर और सुनने के लिए जो मशीन्स होती हैं उन पे 5% टैक्स ज़्यादा लगेगा। ये काफ़ी अच्छा कोट है, हम ऐसे में लिख सकते हैं या फिर आंसर में लिख सकते हैं। द वर्स्ट थिंग अबाउट ए डिसेबिलिटी इज़ दैट पीपल सी इट बिफोर दे सी यू।
डिसेबिलिटी को पहले देखते हैं लोग और बाद में पर्सन को देखते हैं जिसको डिसेबिलिटी है। एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है डिसेबिलिटी के साथ में, जो डिसेबिलिटी से भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी डिग्निटी को हर्ट करती है ये डिसेबिलिटी। जो लोग समझते हैं कि एक काइंड ऑफ, जैसे लोग जो है प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, उनका टेम्परामेंट जो होता है वो काइंड ऑफ सिंपैथी भरा होता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट हमेशा देनी चाहिए डिफरेंटली एबल्ड लोगों को। उसके बाद में देखिए, इवन जो स्मॉल कार्स हैं जिनका यूज़ डिफरेंटली एबल्ड लोग करते हैं, उसको भी लग्जरी आइटम माना गया है नए जीएसटी के टैक्स स्लैब्स में, और उस पर 18% टैक्स लगाया गया है। आर्टिकल कहता है कि जो छोटी कारें हैं उसका इस्तेमाल काफ़ी बार डिफरेंटली एबल्ड्स के द्वारा होता है, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके सहायक नहीं होता, और वो छोटी कारों का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, कमोशन के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी 18% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया है, जो कि अननेसेसरी है। जबकि दूसरी चीज़ों को देखें तो काजल एक कॉस्मेटिक आइटम है और आंखों के ऊपर वाले भाग में लगाया जाता है, इस पे 0% टैक्स है। सेमी प्रीशियस स्टोन्स पे 0.25% टैक्स है, और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं जैसे पतंग या फिर अगरबत्ती, कैश्यू नट्स काजू होते हैं ना, तो इन पे गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाया गया है। काफ़ी एक प्रकार से डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग क्रिटिसिज्म आ रहा है जीएसटी का। जीएसटी एंड डिसेबल्स, उसके बाद में आता है कि देखिए नया डिसेबिलिटी एक्ट अभी जो है गवर्नमेंट ने पास किया, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और कंसेशंस देगी ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं एक मोबिलिटी देखने को मिल सके, वो यहाँ से वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो आसानी से मूव कर सकें। इसके लिए डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो व्हीकल्स हैं उनके टैक्स में भी कटौती की जाएगी, यानी सस्ते बनाए जाएंगे, और पर्सनल मोबिलिटी असिस्टेंस भी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है जीएसटी की नई टैक्स स्लैब्स में। 6 महीने हो गए अभी इस बात को कि नया डिसेबिलिटी लॉ ये पास किया गया था, अभी तक एक कमेटी भी नहीं गठित की गई कि जो 3 चीज़ों को जो जगह दी गई थी, इसमें कहा गया था कि सरकार काफ़ी कुछ करेगी डिसेबल्स को असिस्टेंस देने के लिए, उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक कमेटी तक नहीं गठित की गई अभी तक। फिनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि डिसेबिलिटी सिटीजन्स को ब्रेल टाइपराइटर्स पे 18% टैक्स लगेगा और जो वॉचेस पे 12% टैक्स लगेगा, जो कि अपने आप में सही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इनको असिस्टेंस देने के बजाय बल्कि टैक्स बढ़ा रही है। अब देखिए लास्ट में वे फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा है। हमारे देश के अंदर में 7 करोड़ जो लोग हैं वो डिसेबल्स हैं। डिसेबल्स को अगर अच्छी एजुकेशन दी जाती है, वो स्कूल आते हैं, वो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अगर वो बाहर निकल के अच्छी जॉब्स प्राप्त करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं नेशन की ग्रोथ में, और इससे हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। फिर इसलिए जो टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है हियरिंग एड्स पे या फिर इक्विपमेंट्स के, वो टैक्स ज़्यादा ना लगा के बिल्कुल माफ़ी कर देना चाहिए, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था डिफरेंटली एबल्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस तो करते हैं, पहले आप काफ़ी लोग कहते थे कि क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते, लिखता कोई भी नहीं है। मयंक भारद्वाज गिनती के 2-3 बंदे जो आंसर्स लिखते हैं, मयंक भारद्वाज, अक्षय, विश्वेंद्र 3% लिखते हैं, और काइंड ऑफ अपने आप के प्रति ही वो 3% अकाउंटेबल हैं। मैंने नहीं देखा किसी बंदे ने उनका आंसर को इवेल्युएट किया हो, लेकिन वो अपने आप के प्रति ही अकाउंटेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और सभी को उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए धीरे धीरे आंसर्स लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। किसी के भरोसे मत रहिए, आप कहीं भी लिखिए, इनसाइट्स अच्छी वेबसाइट है, IS बाबा, कुछ भी कहीं भी लिखिए ज़रूर। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, क्रिटिकली डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिसेबल्ड पर्सन्स इन मोबिलिटी इन द इंडिया एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस दिस इशू। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं डिसेबल्स लोगों को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, और कैसे गवर्नमेंट मेजर्स, कौन से मेजर्स गवर्नमेंट उठा सकती है इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो बताइएगा सारी चीज़ें, सिर्फ इस इशू पे नहीं आप स्टक रहिएगा, और सारी चीज़ें बताइएगा किस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आती हैं, मोबिलिटी में, उनको बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, अब धीरे धीरे सुधार होने लगा है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ था। ये भी बताइएगा गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। सुगम्य भारत एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन है उसके बारे में बताइएगा, जीएसटी के बारे में बताइएगा। डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, बजाय कि एक ही पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करने के। अब जैसे ये है जीएसटी और डिसेबल्ड का जो ये पूरा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा नहीं 1-2 पॉइंट बनते हैं मेन रूप से। अब ऐसा नहीं कि इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में आप ये पूरा आर्टिकल लिख देना, नहीं, इस आर्टिकल में से तो 2 पॉइंट लिखना बस, बाकी तो अपने हिसाब से सोच के रिवाइज करके आप लिख सकते हो। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ बेसिक्स क्या है इस आर्टिकल के अंदर में। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन है। काफ़ी सारे रीजंस दिए जाते हैं क्यों ख़त्म हुई हड़प्पा सिविलाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई थी, कुछ लोग कहते हैं सूखा आ गया था, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं।
एक रीजन जो बताया जाता है वो ये भी बताया जाता है कि जो आर्यंस है उनकी माइग्रेशन हुई थी और उसके बाद में जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, क्योंकि आर्यंस को लोहे का पता था, इनके पास में रथ थे और इनके पास इनको घोड़े का भी पता था। क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा अभी, क्या हड़प्पन्स को घोड़े का पता था या नहीं पता था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है कि एक जगह पे घोड़े के सबूत मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं इस क्वेश्चन को। गलत कोई भी नहीं होता, देखो दोनों आंसर्स ठीक हैं इस क्वेश्चन के, वैसे जो प्रीलिम में आया है कि वास्तव में वाइड स्प्रेड घोड़े का नहीं पता था, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि घोड़े का पता नहीं था, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि घोड़ा एक जगह है, सुक्ता जेंडा ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे घोड़े के सबूत मिले हैं। लेकिन फिर भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कैसे वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लेते हैं, समझ गए। तो आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी ये कहती है कि जो आर्यंस थे, यानी पहले जो हड़प्पन्स लोग थे वो द्रविडियंस थे, और जैसे ही आर्यंस आए नॉर्थ इंडिया में, जो लोग आज रहते हैं वो आर्यंस हैं, और वो जो हैं वो यूरोप से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, या फिर ईरान की साइड से आए थे। तो इन्होंने जो पहले नॉर्थ इंडिया में द्रविडियंस रहते थे, इन्होंने उनको धीरे धीरे करके साउथ इंडिया में धकेल दिया और खुद रहने लगे यहाँ पे इंडिया के अंदर में। इस प्रकार की थ्योरी थी, जो कि अपने आप में काफ़ी गलत है। और कुछ लोग कहते हैं इस थ्योरी को यूज किया था अंग्रेजों ने इंडिया के लोगों को डिवाइड करने के लिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करने के लिए। तो उसी पे आज पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि देखिए अब नए तरह के सबूत मिले हैं। 16 जून को एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, वो ये आर्टिकल ये बता रहा था कि आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे डीएनए के नमूने लिए गए थे, पहले जो डीएनए के नमूने लिए गए थे उससे पहले तक वो लिए गए थे वुमेन्स से डॉटर्स में जो डीएनए ट्रांसफर होता है उसके नमूने लिए गए थे, यानी mtDNA, मैट्रीनियल डीएनए। लेकिन अब 16 जून को जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, एक नए बंदे हैं जिनका नाम था जोसेफ करके कुछ था, इन्होंने क्या किया, नए डीएनए के नमूने लिए और वाई जो फादर से सन्स में जो डीएनए ट्रांसफर होता है उसके नमूने लिए, और इन्होंने पाया कि 1500 BC के आसपास इंडिया के लोगों के डीएनए में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनके हिसाब से यही हुआ कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था यूरोप के कुछ प्लेसेस से, और पहले जो द्रविडियंस थे वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, बाद में उनको धकेल दिया आर्यंस ने साउथ इंडिया के अंदर में। तो अंग्रेज क्यों ये बात कहते थे? अंग्रेज देखिए ये बात इसलिए कहते थे, आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी का कंसेप्ट उन्होंने इसलिए दिया, उन्होंने एक तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में लोगों को खाई पैदा करने की कोशिश करी। दूसरा, इन्होंने ये सोचा कि जो अंग्रेज हैं वो प्योर आयरन्स हैं, यानी नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो भी आयरन्स हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो प्योर आयरन्स हैं और उनको पूरा हक है इंडिया के ऊपर राज करने का। उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को कहा कि आप भी तो आर्यंस हैं, आपसे अच्छे तो हम हैं, आपने पहले जो यहाँ पे द्रविडियंस रहते थे, जो इंडियंस थे, उनको पीछे भेज दिया और आप खुद राज करने लगे, और आपसे जो प्योर हैं वो तो हम हैं, इसलिए हमें भी हक है कि इस पूरे देश पे राज करें। तो इस तरह की थ्योरी दी गई थी, जो इस थ्योरी को कहते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और आज का आर्टिकल 16 जून के आर्टिकल की काट कर रहा है। आज का आर्टिकल कहता है कि 16 जून को जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि हाँ वास्तव में काफ़ी ज़्यादा डीएनए में चेंज हुआ था 1500 BC के आसपास, ये बिल्कुल भी गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो डीएनए के नमूने हैं वो पूरे नहीं लिए गए हैं, और डीएनए के जो नमूने हमारे जो पूरे इंडिया के लोग हैं उनके मिक्स हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं। अगला जो आर्टिकल है वो रैंसमवेयर से रिलेटेड है। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर आपको पता है कि 1 महीने पहले अटैक हुआ था रैंसमवेयर मालवेयर का, और काफ़ी नुकसान उससे पहुंचा था, 150 देशों में इसका नुकसान पहुंचा था। उस रैंसमवेयर का नाम था वानाक्राई। कंप्यूटर में अंदर जाके वो वायरस डेटा की जो फाइल्स है उसको डिक्रिप्ट कर रहा था। डिक्रिप्ट करके मान लीजिए अगर कोई पर्सन जिसका कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता, तो $300 की रैंसम वो मांग रहा था, इसलिए नाम पड़ा रैंसमवेयर वायरस। बिटकॉइन की फॉर्म में ये रैंसम यानी फिरौती मांगी जा रही थी। और अब क्या हुआ, जो 1 महीने पहले जो अटैक हुआ था उसका नाम था वानाक्राई, अब फिर से उसी तरह का अटैक हुआ है जिसका नाम है पेट्या। सेम उसी तरह का अटैक है। कहाँ से इस अटैक की शुरुआत हुई, कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे यूक्रेन से इस पूरे जो मालवेयर है उसकी स्टार्ट हुई। यूक्रेन में अकाउंटिंग फर्म है जो अपना सिस्टम अपडेट कर रही थी, वहाँ से इस अटैक की शुरुआत हुई। लेकिन पिछले अटैक से ये इस तरह से अलग है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहा है, इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं कर रहा है ये मालवेयर। और ठीक पहले वाले मालवेयर की तरह ये मालवेयर भी अभी काफ़ी सारे देशों में फैल गया है, लेकिन यूक्रेन से शुरुआत हुई इसकी, इसलिए यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला इस अटैक का। क्या ये मेच्योर साइबर अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं? देखिए ज़्यादा मेच्योर तो नहीं है। आर्टिकल कहता है कि सेम बिटकॉइन एड्रेस दिया जा रहा है फिरौती के लिए।
पेमेंट के लिए, जबकि जो मेच्योर हैकर्स होते हैं या फिर मेच्योर अटैकर्स होते हैं वो सेम बिटकॉइन एड्रेस कभी भी नहीं देंगे, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग कस्टम एड्रेस होगा। और अगली जो बात है वो ये है, अटैकर्स जो है वो ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को फिरौती देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो इस ईमेल एड्रेस पे मेल भेजिएगा। अब वो मेल जो है वो जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया है ईमेल जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उसने, तो अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता जो अटैकर्स हैं उनके बीच में और जिस पर्सन का कंप्यूटर एक प्रकार से इफेक्ट हुआ है उसके बीच में। तो इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादा मेच्योर नहीं है जो ये क्रिमिनल्स हैं, कोई खास नहीं है रैनसमवेयर में। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये अच्छा आर्टिकल है। देखिए काफ़ी सारी जो फार्मर मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिली हाल फिलहाल में, फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, मध्य प्रदेश के मांडसौर में मूवमेंट भी चली, काफ़ी सारे लोगों की किसानों की जानें भी गईं। तो अब सरकार ने नई MSP जारी किए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो अभी भी काफ़ी कम है। गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे पब्लिकली उन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया है, चुपके से स्टेट गवर्नमेंट्स को उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भेज दिया है। सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी कम बढ़ोतरी है, और जो किसानों की जो इनकम है वो आज भी काफ़ी कम है। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। 50% का वादा किया था सरकार ने सत्ता में आने से पहले कि वो जितनी लागत आती है किसानों को अपनी फसल उगाने में उसका 50% बढ़ा के देंगे, लेकिन अभी भी वो नहीं हुआ है। और कुछ दालें जो हैं उसका प्राइस बढ़ा है, जबकि बाकी ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज ऐसी हैं, वीट और पैडी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा मुनाफा अब किसानों को नहीं लग रहा है। तो इसके लिए काफ़ी रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। कैसे कई चीज़ों पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा है गवर्नमेंट ने, स्टॉक होल्डिंग पे बैन लगा के रखा है। जो मिडिल मैन है, जो इंटरमीडियरी है, वो सारे जो प्रॉफिट है उसको कमाता है और किसानों और कंज्यूमर्स को कुछ भी नहीं मिल पाता। वैल्यू एडिशन की जो प्रोसेसिंग फर्म्स हैं वो हमारे देश में ज़्यादा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने बार बार डिस्कस करी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड में आज ये है, नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। मेन मुख्य तौर पे तो एक रिकमेंडेशन थी कि जो MSP का पूरा कंसेप्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। किस प्रकार से? विभिन्न फसलों के लिए एक मिनिमम रेट फ्लोर सिस्टम बताना चाहिए गवर्नमेंट को, और जितना भी किसानों को कम पैसा मिले उस फसल का, उस रेट फ्लोर सिस्टम के हिसाब से उतना पेमेंट गवर्नमेंट को किसानों को कर देना चाहिए। तो ये सिस्टम MSP को रिप्लेस करके डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम लाना चाहिए, यानी एक रेट्स बता दिए जाएं डिफरेंट फसलों के कि इतने रेट आपको मिलने चाहिए। उतने रेट अगर किसानों को नहीं मिलते हैं तो बचा हुआ जो पैसा है वो गवर्नमेंट जो है वो किसानों को दे देगी, डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए थे नीति आयोग ने, जैसे केयरफुल यूज ऑफ GM टेक्नोलॉजी होना चाहिए और लैंड लीजिंग होनी चाहिए, यानी जो वाइबल लैंड नहीं है। आजकल क्या है, जो लैंड है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता जा रहा है, क्योंकि जो जनरेशन है आगे से आगे बढ़ते जा रही हैं। किसान के 4 बेटे हैं तो 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, आगे जनरेशन में और ज़्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो नीति आयोग ने ये कहा कि आप जो अनवाइबल लैंड है उसको मिला के एक प्रॉपर ढंग से वाइबल लैंड क्रिएट कीजिए, लैंड लीजिंग का कंसेप्ट लाइए आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाने की बात कही थी नीति आयोग ने। कोऑपरेटिव मॉडल्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे मिल्क के अंदर में सहकारी समितियां हैं वैसी ही सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव मॉडल जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी आना चाहिए। यूरिया के लिए सब्सिडी का डीरेगुलेशन हो जाना चाहिए, डायरेक्ट सब्सिडी दी जानी चाहिए किसानों को। फ्रिक्वेंटली सीड्स जो है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और एसेंशियली कमोडिटी एक्ट है उनको भी समय के अनुसार इसमें भी चेंज की आवश्यकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाने की आवश्यकता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर रिसर्च भी होती रहनी चाहिए ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो नीति आयोग ने दिए थे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आएगा, नीति आयोग सजेशंस इंटेंडिंग टू रेज, यानी नीति आयोग के जो सजेशंस हैं किसानों के लिए जो फसलों की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, वो एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ ली साथ साथ एग्जामिनर ने। एक तो ये पूछ लिया कि नीति आयोग की सजेशंस क्या हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दूसरा ये भी पूछ लिया कि लिंक करके छोड़ दिया कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2022 तक गवर्नमेंट को डबल करनी है किसानों की इनकम। अब क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको इस पूरी चीज़ का, तो आप ये सारे पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स बताओगे, फिर इसके पॉजिटिव भी बताओगे, नेगेटिव भी बताओगे। आप सारी चीज़ें बताओगे, जो खामियां हैं डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में या फिर बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं GM क्रॉप्स में, आप बताओगे कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फ़ायदे भी आप बताओगे, कितना अहम है किसानों की जो फसलों कितना इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग जो है ये रोल निभा सकते हैं किसानों की जो इनकम को डबल करने में 2022 तक। इन सारी चीज़ों को आप जगह दोगे। उसके अलावा